हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया की 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्जाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के 1 से लेकर 3 तक का सेट मैंने पिछले वीडियो को मैं डिस्कशन करा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे देख सकते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो ये कौन सा शासक था फ्रेंड्स? ये था सोमेश्वर प्रथम जो था, जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिरों में उनकी कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो ये ऑप्शन सी होगा, विमान। विमानन शैली जो है चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। फ्रेंड्स, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर वो विमानन शैली में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो यह है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अतीश दीपंकर ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल ने। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है फ्रेंड्स, इसको घटना है और वर्ष है, घटना और वर्ष बताना है कि कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी। तो इसमें देखेंगे, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या ये कब हुई थी? तो ये 1659 में हुई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब हुआ था? तो 1663 में हुआ था। सूरत की पहली लूट 1664 में हुई थी, सूरत की पहली लूट, और सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ए बी डी सी। नेक्स्ट देखेंगे, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो यह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा फ्रेंड्स दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ है? अभी दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। सिरसा का मकबरा देखेंगे, सिरसा का मकबरा है सासाराम में। सिरसा का मकबरा कहाँ है? सासाराम। नेक्स्ट है बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है? ये काबुल में है, काबुल में। बुलंद दरवाजा फ्रेंड्स मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो इसमें सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत, इसका अर्थ क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है, और इसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अरीज ए मुमालिक सैन्य सैन्य विभाग का प्रधान होता था। अरीज ए मुमालिक वजीर होता था, वजीर का अर्थ मंत्री होता था दिल्ली सल्तनत में। और दीवाने इंसा ये पत्राचार विभाग से संबंधित था, पत्राचार विभाग से, शाही पत्राचार विभाग से संबंधित था दीवाने इंसा। नेक्स्ट देखेंगे, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता जो है ये कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 120 अध्याय और 8 खंड। 120 अध्याय और 8 खंड में चरक संहिता विभाजित है। नेक्स्ट देखेंगे, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ए बी ठक्कर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए बी ठक्कर के द्वारा की गई थी। अमृतलाल विठल दास ठक्कर इनका नाम था। 1922 ईस्वी में इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, 1922 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इन्हीं को ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है, ठक्कर बापा इन्हीं का नाम है।
अमृतलाल बिठलदास ठक्कर का। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1800 पहला है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। ये सही है फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इस राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इकबाल, मोहम्मद इकबाल। रविंद्रनाथ के टैगोर के द्वारा जनगण मन लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ये किसने कहा था। तो फ्रेंड महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट है सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मोहम्मद अली जिन्ना। फ्रेंड्स सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे ये कब मनाया जाता है। ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक है। मुस्लिम लीग ने मनाया था इसको डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे जो हैं किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। तो ये संयुक्त प्रांत में काफी व्यापक स्तर पर दंगे हुए थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज ये किस वर्ष लिखी गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में लिखी गई थी महात्मा गांधी की पुस्तक जो हिंद स्वराज है। सॉरी इसकी लिखी गई थी 1909 में। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है 1909 में लिखी गई थी 1909 में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किसने की थी। तो लॉर्ड मैकाले। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई उसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो ये लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेज आपको दिख सके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में निहित किया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड ये किया गया है ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। फ्रेंड मूल कर्तव्य ये भाग 4 के क में उल्लेखित है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। फ्रेंड मूल कर्तव्य जो है भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 9वीं अनुसूची फ्रेंड ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। भूमि सुधार अधिनियम से 9वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो ये 6 माह तक रख सकता है। 6 माह तक रख सकता है। नेक्स्ट है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। जनहित याचिका जो है किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका अभियोजित की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 243 डी में
अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था 243D में की गई है। 243B इसमें पंचायतों के गठन से संबंधित है, गठन से संबंधित है ये। 243B गठन से संबंधित है और 243G जो है ये पंचायत की शक्ति का उल्लेख उसमें है, पंचायत की शक्ति का उल्लेख 243G में है। और 243E है पंचायती क्षेत्र से संबंधित है, प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो ये कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा, ये वापसी मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के कोरोमंडल पे वर्षा जो होती है वो लौटती हुई मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो ये फ्रेंड अवस्थित है लघु हिमालय में, लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होगी? यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो ये मेलार्ड अभिक्रिया होगी, मेलार्ड अभिक्रिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो ये गामा तरंगों में होती है सबसे अधिक आवृत्ति। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण किन कारणों से होता है? किन किन कारणों से उसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, मतलब तीनों होते हैं इसमें, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ये केवलार का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिध्वनि प्रति उर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है। तो प्रतिध्वनि प्रति उर्ध्वपातन की अभिक्रिया में कौन किसमें परिवर्तित होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस जो है ठोस में परिवर्तित होता है। प्रति उर्ध्वपातन की अभिक्रिया में गैस जो है ठोस में परिवर्तित होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फ्रेंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका जीवाणु के कारण होती है ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी। फ्रेंड, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे देखेंगे, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो ये ह्यूमस का उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो ये भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये वैसोप्रेसिन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो ये
बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, दो धमनियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है। फ्रेंड्स, शरीर की मस्तिष्क की जो अनैच्छिक क्रिया होती है ये मेडुला ऑब्लंगाटा से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना और उपापचय का नियंत्रण करना ये मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य है। नेक्स्ट है, ओटो वन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? ओटो वन गुएरिके जो है 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएगा फ्रेंड वायु पंप, वायु पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आभासी लगान, आभासी लगान कहते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? आईएमएफ जो है किस सम्मेलन की देन है? ये ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। फ्रेंड्स, आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1944 या 44 से 45 में हुई थी। कहीं कहीं ऑप्शन 1944 भी देता है और कहीं कहीं 1945 भी देता है, 1945 भी देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज एवं कंपोज घास जो है किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? कौन सा जो टेरेस्ट्रियल बायोम के उदाहरण है? तो ये टैगा जो है टेरेस्ट्रियल बायोम के उदाहरण है। नेक्स्ट है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? G20 के जो 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? कौन सा आयाम नहीं है? तो ये स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति या पहुंच हेतु योग्यता, ये HDI का एक महत्वपूर्ण आयाम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 1960 से 61, 1960 से 61 में गहन जिला कृषि कार्यक्रम 1960 से 61 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो ये 15% होता है, 15%। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये कावेरी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। फ्रेंड्स, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इस बुक के हर एक सेट में एक स्मरणीय तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ सेट दिया हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्या है इसमें कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कृषि के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार हुआ है, कब हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो नव पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? जौ या यौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ या यौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन था? तांबा। तांबा जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, कौन थे? लोथल और सुतकोतदा, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे।
नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो हर एक अपने स्टडी ग्रुप में भेज दें, जिससे सभी को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।